नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आस्था स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं ग्लैंड्स यानी ग्रंथियों के बारे में। मानव जीवन के जो कुछ ऐसे शरीर के पार्ट्स होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में भी जाने जाते हैं। आज उन्हीं ग्रंथियों के बारे में चर्चा करते हैं और उनसे संबंधित जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं उन पर भी आज चर्चा किया जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों कि यहाँ से बनने वाले क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हमारे बनते हैं और पेपर में आपको यहाँ से किस तरीके से ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं ग्लैंड्स यानी ग्रंथियों के बारे में। दोस्तों हम अगर बात करें तो सबसे पहले शरीर के वे अंग जो रासायनिक पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं उन्हें ग्रंथि कहते हैं। अब दोस्तों हम बात करें रासायनिक पदार्थ होते क्या हैं, तो वो हमारे होते हैं एंजाइम्स और हार्मोन्स। यानी सिंपल भाषा में बात करते हैं दोस्तों तो शरीर के वे अंग जो क्या करते हैं एंजाइम्स और हार्मोन का उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम ग्लैंड्स या ग्रंथि कहते हैं। अब देखते दोस्तों ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन्स का श्रवण करती हैं वे अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट आपका केवल इतना हो जाएगा, ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन्स का श्रवण करती है या स्राव करती है उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और इसी की थोड़ी सी डिफिनेशन अगर हम बदल देते हैं तो शरीर की वे अंग जो रासायनिक पदार्थ जैसे एंजाइम्स और हार्मोन्स का उत्सर्जन करते हैं उन्हें क्या ग्लैंड्स या ग्रंथि कहते हैं। तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं और ग्रंथियां क्या होती हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर हम देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पहला मिलेगा। क्वेश्चन पूछेगा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है या अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो आपको ध्यान देना होगा पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि जो हमारी होती है ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। इनके अलावा अगर कोई भी विकल्प में जुड़ जाता है तो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होगा, वो आपका एंजाइम्स या और कुछ होगा, वही विकल्प आपको टिक करना होगा। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं इनको, देखिएगा अंतःस्रावी ग्रंथियों में बात करें दोस्तों तो पीयूष ग्रंथि जो इंपॉर्टेंट बनती है अभी हम चर्चा करेंगे। पेपर में आपको पीयूष ग्रंथि से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से मिलेंगे अभी देखेंगे। दूसरा पॉइंट आपका आ जाता है थायराइड ग्रंथि, तीसरा पॉइंट आपका आ जाता है पैराथायराइड ग्रंथि, चौथा पॉइंट आ जाता है एड्रिनल ग्रंथि। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इन चारों में बात करें तो आपके पीयूष ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि काफी इंपॉर्टेंट है तो हर टॉपिक का ये पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको ज्यादा हमें ध्यान देना है क्योंकि पेपर में पीयूष ग्रंथि से रिलेटेड और एड्रिनल ग्रंथि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दोस्तों चर्चा करते हैं पीयूष ग्रंथि क्या है और किस तरीके से हमारे शरीर में कार्य करती है, इसमें क्या क्या चीजें हमसे पूछे जाने की संभावना बनती है। तो चलिए दोस्तों पहला पॉइंट अगर हम बात करें ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन्स प्लस एंजाइम्स का श्रवण करती है वे मिश्रित ग्रंथि कहलाती हैं। तो आपको ध्यान देना होगा मिश्रित ग्रंथि क्या होती है। तो मिश्रित ग्रंथि हमारे पास क्या होती है, ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन्स प्लस एंजाइम का श्रवण करती हैं वे क्या कहलाती हैं, आपकी मिश्रित ग्रंथि कहलाती हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपका यह मस्तिष्क में रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे अग्नाशय एग्जांपल के तौर पे बात करें दोस्तों तो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन देता है इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो वो विकल्प आपका बनता है अग्नाशय का जिसको आपको टिक करना होता है। और क्वेश्चन इससे बात पूछता है कि अग्नाशय कहाँ पे होती है, तो ये आपकी जो अग्नाशय ग्रंथि होती है वो क्या होती है, हमारी मस्तिष्क के अंदर रहती है। इसे मास्टर ग्रंथि या सेल टर्निका कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन इस तरीके पूछा जाता है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं।
और दूसरा पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट बनेगा, मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो आपका अग्नाशय ग्रंथि हो जाती है। इन पॉइंट को ध्यान देंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, इस ग्रंथि से एसटीएच हार्मोन्स निकलता है जो शरीर की वृद्धि, हड्डियों की वृद्धि नियंत्रित करता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी क्या होती है आपकी, पीयूष ग्रंथि ही होती है। तो यहाँ से बनने वाले ऑब्जेक्टिव आपने देखे, पीयूष ग्रंथि से क्या क्या क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन पूछा जाता है मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो मास्टर ग्रंथि आपको पीयूष ग्रंथि का नाम होता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होती है, तो पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में होती है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा अग्नाशय, तो ग्रंथि कहाँ पर होती है, तो वो भी मस्तिष्क में होती है। अग्नाशय कैसी ग्रंथि है, तो मिश्रित ग्रंथि है, यानी ये क्या करती है, दोनों ही प्रकार का श्रवण करती है। दोनों में क्या हो गया आपका, हार्मोन्स और एंजाइम्स, यानी दोनों ही प्रकार का क्या करती है, श्रवण करती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, इसके बाद आ जाता है आपका थायराइड ग्रंथि। आपने सुन रखा होगा फलाने व्यक्ति को थायराइड बढ़ गई है, जिसके लिए वो प्रॉपर दवाएं लेते हैं, या अक्सर देखते होंगे महिलाओं में ये समस्या आ जाती है थायराइड बढ़ने की। ठीक है, तो आइए देखते हैं थायराइड होता क्या है। अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो पहले ही पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाए अंतःस्रावी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपकी क्या हो जाएगी, थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। टीएसएच हार्मोन ही थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पे आपने देखा एसटीएच हार्मोन्स क्या होता है और यहाँ पे टीएसएच हार्मोन्स क्या होता है, तो दोनों में अंतर देखेंगे आप सभी। इस ग्रंथि में एसटीएच हार्मोन्स निकलता है, तो वो किसमें हो जाएगा आपका, पुरुष ग्रंथि में। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके पूछता है टीएसएच हार्मोन्स किसमें निकलता, तो आपका हो जाएगा थायराइड ग्रंथि में। तो ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, अक्सर पेपर में आ जाता है, तो आप इसको ध्यान देंगे अच्छे से, तो फिर ये क्वेश्चन आपका जो आएगा पेपर में तो गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो मनुष्य के गले में सांस नली के नीचे स्थित होती है थायराइड ग्रंथि। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सांस की नली, जस्ट इसके नीचे क्या होता है आपका, थायराइड ग्रंथि स्थित होती है। इसी से रिलेटेड इसका दूसरा पार्ट दोस्तों होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स के बाद हम चर्चा करेंगे पैरा थायरॉक्सिन ग्रंथि के बारे में। तो पैरा थायरॉक्सिन ग्रंथि जो होती है हमारे पास, वो आपके जस्ट थायराइड ग्रंथि के पीछे वाले भाग में स्थित होती है। तो पहले समझ लेते हैं, पॉइंट यहाँ पे और आ गया है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या होते हैं। समझिएगा, जो लोग थायरॉक्सिन से पीड़ित होते हैं या थायराइड से पीड़ित होते हैं, उनको टैबलेट के माध्यम से यानी दवा के माध्यम से थायरॉक्सिन हार्मोन्स की पूर्ति की जाती है, जो कंटिन्यूअस वो लेते हैं। तो आपके घर में भी अगर कोई इस तरीके का पेशेंट होगा, तो आप देखते होंगे कि उनको ये मेडिसिन आपको प्रॉपर लेना ही पड़ता है। यानी जब शरीर में ये अनबैलेंस हो जाता है, तो इसकी पूर्ति हम किससे करते हैं, मेडिसिन के द्वारा यानी दवाओं के द्वारा करते हैं। आइए देखते हैं, आयोडीन की अधिक मात्रा होती है, इसको एंडोक्राइन या पेसमेकर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होता है, आयोडीन की अधिक मात्रा जिसमें होती है, वहां पे थायरॉक्सिन आपका क्या करता है, कार्य करता है, और इसे एंडोक्राइन का पेसमेकर भी कहते हैं। पेसमेकर मतलब समझ पा रहे हैं, वे सारे हमारे पास हार्मोन्स जब स्रावित नहीं होते तो ये क्या करते हैं, उसको फोर्स करते हैं स्रावित होने के लिए। जब जब शरीर में हमें जिस हार्मोन्स की आवश्यकता होती है, अगर उसके ऊपर पेसमेकर के रूप में कोई कार्य कर रही होती है ग्रंथि, तो वो क्या करती है, उसको उतना फोर्स या उतना दबाव करती है जिससे वो हार्मोन स्रावित होने लगे। आइए नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कार्य के बारे में। तो थायराइड ग्रंथि का कार्य क्या होता है, यह पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण करती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी आपने पीयूष ग्रंथि के बारे में जाना, तो पीयूष ग्रंथि के बाद फिर हमारे पास कौन सी ग्रंथि आती है, थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि पीयूष ग्रंथि की एक प्रकार से सहायक भी होती है। कैसे लिखा है ना, यह पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण करती है।
इस हार्मोन्स की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट बनता है। क्वेश्चन पूछा जाता है शरीर में किसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है, तो थायराइड की कमी से क्या होता है, आपका घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों चर्चा करते हैं पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में। आइए, इससे निकलने वाला हार्मोन खून में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है कौन सा ऐसा हार्मोन है जो खून में कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका पैराथायराइड ग्रंथि। इससे निकलने वाला हार्मोन खून में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए ये पॉइंट आप। यह थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाने के कारण क्या बीमारियां होती, इसको देखते हैं। रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाने के कारण पैराथायराइड ग्रंथि को कैल्सिटोनिन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक पॉइंट और यहां से हमारे पास मिला है। पैराथायराइड ग्रंथि को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, वो क्या होता है आपका कैल्सिटोनिन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कम होने के कारण इसे पैराथायराइड हार्मोन्स कहते हैं, यानी अधिक हो जाती है मात्रा तो इसे क्या कहते हैं, कैल्सिटोनिन कहते हैं। और कम मात्रा हो जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैराथायराइड हार्मोन्स कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इन हार्मोन्स की असंतुलित हो जाने के कारण पथरी जैसी बीमारी हो जाती है। आप सबने सुना होगा एक कॉमन बीमारी चल रही इस समय, पथरी। जनरली बहुत लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, पानी भी खूब पीते हैं, टहल भी रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पथरी से पीड़ित क्यों हो जाते हैं? उसका रीजन दोस्तों बस यही होता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि प्रॉपर क्या होना चाहिए, शरीर में हर चीज का संतुलन बहुत जरूरी है। जिस दिन शरीर में पोषक तत्वों की कमी या किसी भी चीज का अनबैलेंसिंग शुरू होता है तो तुरंत वो कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित शरीर हो जाता है। इसीलिए फिटनेस बहुत जरूरी है और फिटनेस के लिए फिजिकल एफिशिएंसी, खान पान सभी मेंटेनेंस बहुत जरूरी होता है। तो अभी आपको समझ में आ रहा हो कि आखिर में पथरी समस्या किसके कारण होती है। मेन पथरी का रीजन क्या होता है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा घटना या बढ़ने के कारण पथरी जैसी भी बीमारी हो जाती है। अब आप सब कहते हैं, जैसे कि जनरली लोग कहते हैं यार पत्थर खा लिए थे चावल में पथरी बन गई, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप चावल के साथ कुछ इस तरीके का खाते तो उससे पथरी बनती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एड्रिनल ग्रंथि के बारे में चर्चा करते हैं, जो आपकी अंतिम ग्रंथि भी होगी अंतःस्रावी में। तो इंपॉर्टेंट भी जैसे मैंने कहा आपको, तो पहला पॉइंट इसका यही इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो जीवन रक्षक हार्मोन्स उत्सर्जित करता है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा एड्रिनल। आपकी ग्रंथि है जो क्या करती है, यह ग्रंथि जीवन रक्षक हार्मोन्स को उत्सर्जित करती है। तो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आपसे पेपर में पूछा जाएगा और वो आपको आंसर दे देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों चर्चा करते हैं इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स मनुष्य के शरीर के रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। यानी दूसरा पॉइंट आपका क्या आता है, हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए कौन से हार्मोन्स आपके चाहिए या कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता, तो वो आपका एड्रिनल हार्मोन्स होता है। नेक्स्ट दोस्तों इसके बारे में बात करें तो इसके दो भाग होते हैं जिनको हम कॉर्टेक्स और मेडुला के नाम से जानते हैं। मैंने आप सबसे बताया भी था कि जो हमारे पास किडनी होती है, किडनी के दो पार्ट्स होते हैं, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। एक पार्ट को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं और दूसरे पार्ट को मेडुला बोलते हैं। तो दोस्तों ये कॉर्टेक्स और मेडुला भाग जो हमारा एड्रिनल ग्रंथि से रिलेटेड है और एड्रिनल ग्रंथि हमारी किडनी से रिलेटेड है, तो इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बना। इसमें देखिएगा पहला पॉइंट आता है दोस्तों ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का नियंत्रण करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, कॉर्टेक्स में एक तत्व पाया जाता है, वो आपका किस नाम से जाना जाता है, वो आपका हो जाता है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, जो क्या करता है हमारे मेटाबॉलिज्म
यानी जो हमारे पास क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो हमें कार्य करने के लिए शरीर को ऊर्जा देते हैं, उनको ये क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दूसरा रिलेटेड एपिनेफ्रिन। ये क्या करता है, दिल की धड़कन एकदम बंद हो जाए तो इसे चालू करने का कार्य करता है। जैसे कि आप सबने देखा होगा किसी को हार्ट अटैक पड़ जाता है तो एक बार डॉक्टर क्या करता है, उसको पेस मेकर से पुश करता है, या फिल्मों के माध्यम से आपने देखा होगा एकदम से सांसें बंद थी और उसने जल्दी से किसी ने उसको पुश किया, डॉक्टर ने दबाया तो उसको एक बार सीरियलों में देखा होगा एकदम से सांस आ गई। तो वो कंडीशन अगर आ जाती है तो उसमें कौन सहायक होता है आपका, ये जो होता है एपिनेफ्रिन जो होता है वो क्या करता है, दिल की धड़कन एकदम से बंद हो जाती है तो उसे चालू करने का कार्य करता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं अग्नाशय के बारे में, यहाँ चर्चा कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट भी बनता है। इसके एक भाग में अलग अलग कोशिकाएं होती है, जैसे अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। हम अग्नाशय के बारे में वीडियो पहले से अपलोड कर चुके हैं, आपने उस वीडियो को देखा होगा। तो वहां पे मैंने अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका के कार्यों के बारे में बता रखा। एक पॉइंट यहाँ पे फिर से रिपीट करता हूँ जो इम्पोर्टेंट बनता है बीटा कोशिका के बारे में, क्योंकि डायबिटीज जैसा शब्द आपने सुना होगा, मधुमेह रोग जैसा शब्द सुना होगा, जो एक कॉमन बीमारी आज हो रही है और सभी को हो रही है। तो समझिएगा दोस्तों, बीटा कोशिका क्या करती है आपकी, यह इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। तो आज अगर जो डायबिटीज या मधुमेह जैसा शब्द आया वो किसके वजह से, जब हमारी बीटा कोशिका सही से कार्य नहीं कर पाती है, या जितना हमें इसका हार्मोन्स क्या होना चाहिए, स्रावित होना चाहिए, उतना हार्मोन्स नहीं हो पाता है, तो व्यक्ति क्या होता है, मधुमेह से पीड़ित हो जाता है, डायबिटीज से पीड़ित हो जाता है। तो क्वेश्चन आपसे अगर पूछे मधुमेह रोग का कारण क्या होता है, तो बीटा कोशिका से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उनका रिसाव कम हो जाता है, तो आपको मधुमेह जैसी बीमारियों से सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों एक पॉइंट याद करिएगा, हमारे पेपर में क्या है, दिवस से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों याद रखिए डायबिटीज डे यानी मधुमेह दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि आप तो 14 नवंबर एक ही दिवस जानते हैं, बाल दिवस। तो उम्मीद करते हैं ठीक है, बाल दिवस हम मनाते हैं इसलिए हमें बाल दिवस के बारे में जानकारी है, उसको इसी से बिलोंग कर ले। यानी कि बहुत ज्यादा अगर मिठाई खाएंगे तो किससे पीड़ित हो जाएंगे, डायबिटीज से। तो बाल दिवस मनाइए लेकिन मिठाई नियंत्रण में खाइए। ओके दोस्तों, आज का पॉइंट जो भी मैंने आपको बताया है वो सारा आप कॉन्सेप्ट तैयार करिए, इनसे बनने वाले प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे।